जिया 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 डोले। नमस्कार, जी न्यूज का चुनावी शो है वोटों की बारात। आप संगीत से समझ गए होंगे। और 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और हम आ गए हैं आज गाजियाबाद में। सीधे जनता और नेताओं का सवाल जवाब होगा यहां गाजियाबाद से। दिल्ली एनसीआर का मौसम अब बदल रहा है। चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और लगातार अब मौसम में गर्मी आती जा रही है। जितना शोर शराबा यहां हो रहा है उससे पता लग रहा है कि चुनाव के लिए माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है कि नहीं? तो आप इस आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद की जनता पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है। आज हम नेताओं को लेकर आए हैं जनता के बीच में। जनता खुद तय करेगी कि राहुल अखिलेश का गठबंधन उनको पसंद आता है, मोदी जी की बातें पसंद आती हैं, या फिर जो मायावती की तरफ से वादे किए जा रहे हैं एक बार फिर से वो लोगों को पसंद आते हैं। यह जनता खुद तय करेगी। जनता के सीधे सवाल होंगे, नेताओं के प्रवचन नहीं होंगे। आज नेताओं के वचन होंगे। ये वचन देके जाएंगे कि चुनाव जीता तो इस बार क्या काम कराएंगे। तो इस बार प्रवचन नहीं, वचन दिलाएंगे नेताओं से। और साथ ही साथ पब्लिक का पंच भी होगा। सीधे तौर पे अपने सवाल आप इन नेताओं के साथ पूछ पाएंगे। तो इससे पहले आज के प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपको बता देता हूं हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान आज हैं। हमारे साथ राकेश कुमार हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं, बीएसपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए राकेश कुमार जी का। भाई ताली तो सबके लिए सब बजा लो कि उसमें भी पार्टी के लोग बजाएंगे। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन दोनों का पक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे। हमारे साथ सुनील शर्मा हैं, वो साहिबाबाद सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और हमारे साथ एसपी चौहान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को काफी करीब से जानते हैं। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको एक चीज बता देता हूं। हमने आज के इस प्रोग्राम में सभी पार्टियों से कहा था कि अपने अपने उम्मीदवारों को भेज दीजिए। बीजेपी के अलावा किसी ने वो वादा नहीं निभाया है। तो बहुत से लोगों की शिकायत थी कि सिटिंग एमएलए क्यों नहीं आए, वो आते तो उनसे सवालों के जवाब मांगते। तो राकेश साहब आप ही बता दीजिए, सिटिंग एमएलए को क्यों नहीं लाए? इसका जवाब तो आलोक शर्मा जी देंगे। आलोक जी, लोगों का पहला सवाल ही यही था कि सिटिंग एमएलए क्यों नहीं आए। सिटिंग एमएलए साहब को एक जरूरी मीटिंग में लखनऊ जाना था, पहले से तय था, वो चले गए। उनकी जगह मैं हूं। अगर आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका उत्तर दूंगा। भाई उन्होंने अपनी बात रख दी। अब एक काम कीजिए ना, इन सबको 1.5 मिनट देते हैं, ये अपनी बात तो रखे पहले। आप पहले से ही तय करके बैठे किस पे शोर मचाना, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। उनकी बात तो सुने। सर आपसे पूछ रहा हूँ, 1.5 मिनट में आप जनता को क्या वचन देते हैं? आज हाथ उठा के वचन दीजिएगा कि मैं चुना गया तो ये काम कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं, जो मेरे भाई आलोक जी कह रहे हैं कि सिटिंग विधायक को लखनऊ बुला लिया गया, शाम 4 बजे वो राजेंद्र नगर में वोट मांग रहे थे, पता नहीं उन्हें कब लखनऊ बुला लिया। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर के वो फेस कर सके। आते तो जनता का जवाब देना पड़ता उनको। जिनकी शुरुआत ही झूठ से हो। बात तो सुनिए, बोलिए। जिनकी शुरुआत ही झूठ से हो उस पर क्या यकीन किया जाए? आप अपना सच तो बता दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, आपके वादे क्या हैं ये तो बताइए। हमारा सबसे पहला वादा है, गाजियाबाद हो या पूरा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गुंडा राज और आतंकवाद और गुंडागर्दी से त्रस्त है। हम सबसे पहले कानून व्यवस्था ठीक करेंगे साहिबाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश में। माफियाओं को, अपराधियों को, गुंडों को जेल में डालने का काम करेंगे। आलोक जी, वो कह रहे हैं गुंडा राज से त्रस्त है पूरा उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद एनसीआर, उसको मुक्ति दिलाएंगे गुंडा राज से। अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप अगर उठाएंगे तो वो आंकड़े आज मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा खराब हैं।
अगर आप गुंडागर्द राज के आंकड़े राजनाथ सिंह जी के समय के उठाएंगे तो वो मुलायम जी से खराब है। क्या आप गुंडा राज समाप्त करेंगे कैराना कर कर? क्या आप गुंडा राज समाप्त करेंगे घर वापसी कर कर? क्या आप गुंडा राज समाप्त करेंगे अमेरिका जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से प्रभावी बनाकर? मैं समझता हूँ कि आज अगर सबसे ज्यादा वादा खिलाफी उस देश के साथ किसी ने की है तो वो मोदी जी हैं। मोदी जी यहीं पर 73 सीटें, उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सीटें उनको जीत कर जीत। मैं उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर मेरे सामने बैठी है, मुझे बताइए कि मोदी साहब ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है? नहीं बता पाएंगे, कोई जवाब नहीं है इनके पास। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके गाजियाबाद में क्या आप सुनेंगे नहीं तो सुनाई कैसे देगा? लगाया क्या? आप ही के लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं मोदी मोदी। एक काम करें, ने क्या कहा था? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। आलोक जी, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, आप इसी नारे की धज्जियां उड़ा रहे थे ना। पहले अपना वाला आपने मिटा लिया कि 27 साल यूपी बिहार, अब 22 साल कर दिया। उत्तर देने दीजिए फिर आपके पास रोहित जी, आप सुन लीजिए उनकी बात, देखिए उनकी बात सुन लीजिए। 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी उसको मोदी जी ने 3 साल में जिस तरह से ताने बाने को तोड़ा, नोटबंदी से जिस तरह से तमाम उद्योग बंद हो गए, जिस तरह से पूरे समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से हम मोदी जी को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। एक मिनट सर, आप बताइए, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या वचन दे रहे हैं देश गाजियाबाद की जनता को? 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और अब 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और इस बार सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में गुंडाराज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से गुंडाराज खत्म हो जाएगा, देश में विकास की लहर दौड़ेगी। ऐसा बहन जी जो करने जा रही है। ये कह रहे हैं पत्थर के हाथी खड़े हो जाएंगे गाजियाबाद में भी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी जवाब दूंगा। दीजिए। नोएडा में जो पत्थर की, जिसकी ये पत्थर की बात कर रहे हो, वो प्रेरणा स्थल है, महापुरुषों की मूर्तियां हैं। और प्रेरणा स्थल से जब गौतम बुद्ध नगर में एंट्री होती है तो गौतम बुद्ध नगर जो पर्यटक स्थल है वो प्रेरणा स्थल की वजह से है। चलिए, वो कह रहे हैं, भाई उनकी बात तो सुनिए। वो कह रहे हैं कि नोएडा में हमने जो मूर्तियां लगाई हैं वो प्रेरणा स्थल है, महापुरुषों की मूर्तियां लगाई हैं, शुक्र मनाइए। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि गणेश जी की मूर्तियां हैं, वो मंदिर भी है। ये सरदारा जी मैं आपको बता दूं, बोलिए सर, बोलिए। उन प्रेरणा स्थल पर जो पार्क है उससे रेवेन्यू आ रहा है जो नोएडा अथॉरिटी को मिल रहा है, उससे नोएडा अथॉरिटी को रेवेन्यू मिल रहा है। चौहान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर, गाजियाबाद के लोग जो अभी देखिए, कोई मोदी का नारा लगा रहा है, कोई आलोक जी की बात पे ताली बजा रहा है, कोई सर की बात पे ताली बजा रहा है। सर, क्या गाजियाबाद के लोग अपने मुद्दे नहीं सुनना चाहते इनके मुंह से कि भाई हमारी सड़क पे जाम लगा रहता है, 24 घंटे, अपने घर से दफ्तर जाने में 2-2 घंटे का समय लग जाता है? सर, क्या गाजियाबाद के लोग अपने मुद्दे नहीं जानना चाहते? और अगर जानना चाहते हैं तो पार्टियां अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं भेजती हैं? सर आपकी बात बिल्कुल सही है। गाजियाबाद के जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें पहला मुद्दा है यहाँ भय और आतंक का माहौल, यानी कानून व्यवस्था की खराब स्थिति। गाजियाबाद और नोएडा 2 ऐसे जिले हैं जहाँ की हर चौकी, हर थाना ठेके पे उठा हुआ है। आप सड़क पर कोई खोमचे वाला खोमचा नहीं लगा सकता जब तक वो पुलिस वाले को पैसा नहीं देगा। दूसरी बात, ये कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है पूरे साहिबाद विधानसभा क्षेत्र में जो पानी से नहीं डूबती, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। 15 रुपए की बोतल खरीद के ला रहा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे नेता हो, चाहे किसान हो। इसके अलावा यातायात की व्यवस्था बहुत खराब है। हालांकि ये बात सही है कि सपा सरकार ने मेट्रो का तोहफा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे खराब बात जो है कानून व्यवस्था खराब है यहाँ की। आलोक जी, अगर पत्रकार महोदय भाजपा की भाषा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पत्रकार रहे तो बेहतर रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, 5 साल पहले कौन सांसद रहा यहाँ पर? जो पहले यहाँ का मुख्यमंत्री रहा राजनाथ सिंह, उसके बाद 3 साल से कौन यहाँ पर सांसद है? आज के विदेश मंत्री। मैं जानना चाहता हूं दोनों सांसदों ने इस क्षेत्र के लिए पार्लियामेंट में एक बार भी सवाल अगर उठाया हो तो नहीं उठाया है। मैं जानना चाहता हूं
इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी उद्योग अगर यहाँ पर बोलने मोदी दीजिए, सरकार की उनको वजह से पूरा कर लगा, लेने दीजिए। मुझे बताइए क्या करेंगे ना डिफेंड, है ना 2013-14 बताने के लिए। का भुगतान हो गया? नहीं हुआ। मोदी साहब यहाँ पर पिछले 2 साल पहले एक सड़क का उद्घाटन करके गए थे, क्या हुआ उसका? आप केवल और केवल मोदी जी से पूछिए कि नोटबंदी से जो 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनका कौन जिम्मेदार है? मोदी जी पहले क्या कहते थे? यहीं पर भाषण देके गए थे, भाइयों बहनों रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? अरे कहाँ है रोजगार? उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ है रोजगार? एक उद्योग बताइए जो मोदी जी ने लगाया हो। 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है किसान का, और आप कह रहे हैं किसान की आय दुगनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे कहां से होगी? दीजिए जवाब। हमारे सांसद जनरल वीके सिंह NH 24 जिसको कांग्रेस के शासन में बार बार पार्लियामेंट तक में झूठ बोला गया, बन गया क्या? वो बन गया, शुरू हो गया उस पे काम, वो स्वीकृत हो गया, काम शुरू हो गया, कोई भी जाकर के देख सकता है। रेलवे के अंडरपास बने हैं, 965 करोड़ रुपया गाजियाबाद की पेयजल के लिए भारत सरकार ने दिया, यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अटल अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत 450 करोड़ रुपया भारत सरकार ने यहाँ की सीवरेज के लिए दिया, अखिलेश सरकार ने नहीं दिया। 500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है यहाँ के विद्युतीकरण के लिए, अखिलेश सरकार ने नहीं दिया। ये बात बना रहे 27 साल के, बता दें इन्होंने कितने सवाल पूछे। हमारे सांसद महोदय ने इतना काम किया है इस क्षेत्र के लिए, और इतनी धन केंद्र सरकार से लाए, एक भी पैसा पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने साहिबाबाद के या गाजियाबाद के लिए नहीं दिया। एक हज हाउस के अतिरिक्त जितना भी काम होता है वह नगर निगम और लोकल बॉडीज के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई फंड आज तक नहीं दिया। आप बोलिए क्या कह रहे हो? 2011 में जब बहन जी की सरकार थी, 350 करोड़ रुपया खोड़ा कॉलोनी के लिए बहन जी ने दिया था, और उसी 350 करोड़ रुपए की बदौलत जो सिटिंग विधायक अमरपाल बसपा से जीत के आए थे, उसी 350 करोड़ की मदद और उनकी जो पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता थी, उसी की वजह से बहन जी ने उन्हें पार्टी से बाहर किया। सर आपको तो पता होगा ना 350 करोड़ से कितना काम हो जाता है। 350 करोड़ देखिए ये तो खोड़ा कॉलोनी में क्यों नहीं हो गया सर? 2012 में अखिलेश सरकार आई, उन्होंने सारे काम रुकवा दिए। बहन जी ने पहले से पैसा लौट के सर वो हाथी तो रुकवा नहीं पाए, खोड़ा कॉलोनी रुकवा दी उन्होंने। हाथी अभी भी किसी से नहीं रुकेगा। खोड़ा कॉलोनी में 350 करोड़ रुपया बहन जी ने दिया था, उससे वहाँ सीसी रोड बने, बहुत सारा सीवर रोड रहे, बहुत सारा काम हुआ है। उसके बाद अखिलेश सरकार ने जाके काम रुकवाए, और अब हमारी सरकार आई तो निश्चित रूप से सारा साहिबाबाद चमक जाएगा। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। 100 करोड़ का पैकेज का झूठा प्रचार करके बसपा में जो थे आज कांग्रेस में है, उन्होंने खोड़ा की जनता को ठगा। वहाँ 300 करोड़ का 3 रुपए खर्च नहीं किए गए। आज खोड़ा की जनता उसका जवाब देगी। आप जाकर के देख सकते हैं कि खोड़ा कॉलोनी पूरा नर्क बना हुआ है, और इन्होंने झूठ बोला कि हम 300 करोड़ का पैकेज देंगे। अगर पैकेज हुआ था तो कोई बजट पास हुआ होगा, दिखाएं उसको। और बजट पास हुआ तो लगा क्यों नहीं? आज तक एक भी पैसा नहीं लगाया गया। खोड़ा के लोगों के साथ धोखा किया, और वहां से 47,000 वोट लेकर के जीत गए। अब काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी दोबारा। ठीक है, इसलिए प्रत्याशी नहीं आए, जवाब देना पड़ता। ठीक है। क्या आप लोगों के लिए कानून व्यवस्था गाजियाबाद में चुनावी मुद्दा है या नहीं? आप लोग बाहर से आए क्या? गाजियाबाद के नहीं है ना? तो हाँ या ना तो बोलिए। कानून व्यवस्था मुद्दा है क्या गाजियाबाद में? पीने के पानी गाजियाबाद में मुद्दा है? ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं है। अच्छा अब इधर भी है कहने लगे। सड़क पे जाम सुबह शाम गाजियाबाद में मुद्दा है या नहीं है? तो सर जब कोई ये मुद्दे कह रहे हैं, उन्होंने यही मुद्दे कहे तो आपने कह दिया ये भाजपा के पत्रकार हैं। ये सारे भाजपा के वोटर हैं क्या? इस देश के अंदर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो मुद्दा नहीं है? आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डर का है। पूरे देश के अंदर आपने डर बैठा दिया है, क्या ये मुद्दा नहीं है? आज आप हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या आप जातियों को बांटना चाहते हैं, ये मुद्दा नहीं है? क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेनें भर भर के दिल्ली और बॉम्बे से जो बेरोजगार होकर लोग नोटबंदी के बाद आए, वो मुद्दा नहीं है? तो आलोक जी मेरा सवाल ये है, गाजियाबाद की विधानसभा सीट जीत के आप मोदी को हटा देंगे, ये कह रहे हैं आप?
पूरा का पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक कैंडिडेट नहीं मिला सीएम के लायक, तो मोदी जी के नाम पर चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो सवाल का जवाब भी मोदी जी को देना होगा। बोलिए सर, आपके पास सीएम का कैंडिडेट नहीं है, 7 आदमी की फोटो लगाते हैं पोस्टर पे आप। इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने पहले शीला दीक्षित को सीएम का कैंडिडेट घोषित किया था। बताएं उनका क्या होगा शीला जी का। अब इन्होंने अखिलेश को कैंडिडेट मान लिया। ये हमारा प्रत्याशी पूछने पहले अपना बता दे। हमारे पास तो कई प्रत्याशी हैं। पार्टी जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार चलाएगा। और ये बताएं शीला दीक्षित जी का क्या हुआ जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री घोषित किया था। बताइए सर, शीला जी का क्या हुआ? आ रही है उससे आवाज, बोलिए। अगर 50 विधायकों में बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो तो जरूर बनाए। इनकी 50 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है। 50 सीटों पे मुख्यमंत्री नहीं बनता है। मुख्यमंत्री बनेगा 202 पे और कांग्रेस और सपा की आएंगे 300 सीट। चौहान साहब, आप कुछ कहेंगे इस माहौल पे, जनता की तैयारी पे और असली मुद्दों पे? सर, मैं तो स्थानीय व्यक्ति हूँ, स्थानीय मुद्दों की बात करूंगा। बोलिए। कुछ मुद्दे मैंने बताए। बताइए ना, किसानों का क्या हाल है? बताइए, गन्ने का पेमेंट हुआ कि नहीं? बताइए ना जरा। अगर बताइए गाजियाबाद में, नोएडा में कितने उद्योग केंद्र सरकार ने लगाए, बताइए जरा, ये जनता जानना चाहती है। उद्योगों की बात की है, कहाँ गई और पंडित रामाभारत में आए क्यों नहीं? वो तो उन्होंने बता दिया ना, लखनऊ गए। लखनऊ गए, 105 सीट के लिए क्या मीटिंग करना है इनको? 100 सीट कुल लड़ रहे हैं, उसके लिए मीटिंग करने लखनऊ जाना पड़ेगा इनको। ये तो उनकी पार्टी का मसला है ना। कुछ पार्टी इनके लखनऊ में है कहाँ? कार्यालय तक नहीं है इनका लखनऊ में। अब कार्यालय बन गया है क्या इनका? आप बोलिए। एक सेकंड। बहुत सारे लोग यहाँ इधर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नोटा पे इस बार मोहर लगाने वाले हैं। उनकी बात भी सुनिए। क्यों? देखिए, सड़क जाम, बिजली, पानी, ये बहुत आम व्यवस्थाएं हैं, आम मुद्दे हैं। आप मुझे चारों पार्टी के लोग केवल 2 बातें बता दीजिए, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ। इसके ऊपर आप लोगों के एजेंडा के अंदर कुछ नहीं है। आज भी मनमाने स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, वो मनमाने तरीके से पेरेंट्स का शोषण कर रहे हैं। कोई सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके ऊपर कोई उनका अंकुश नहीं है। वो अंकुश लगाने के लिए आप क्या करेंगे? और स्पेशली बीजेपी, जिन्होंने ये कहा है कि हम 12वीं तक बॉयज को और ग्रेजुएशन तक गर्ल्स को फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन कहां पर? पूरे सूबे के अंदर सरकारी स्कूल नहीं है। उनका सवाल जायज है कि इस इलाके में जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमाने तरीके से फीस वसूली करते हैं। शिक्षा को लेके, हेल्थ को लेके आपके एजेंडा में क्या चीजें हैं, आप उनको क्लियर कीजिए। पहले स्पष्ट है कि हम लड़कियों को बीए तक और लड़कों को इंटर तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। सर कौन से स्कूल में? सर नए स्कूल खोलेंगे और जो स्कूल चल रहे हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें भी हम ये व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार के बच्चे पढ़ाए जाए। कैसे करेंगे सर? हमारी सरकार आगे, हम कानून बनाएंगे, हम व्यवस्था देंगे उसमें। जैसे गौरक्षा का कानून बनाया सर आपने, जैसे गौरक्षा का कानून बनाया, जैसे राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन विषय है। सर ट्रिपल तलाक भी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर तो आप लोग खूब बयानबाजी करते हैं। ट्रिपल तलाक पर भारतीय जनता पार्टी कानून लाएगी। ट्रिपल तलाक पर भारतीय जनता पार्टी कानून लाएगी। ठीक है सर। आलोक जी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके आपके एजेंडा में क्या है? अखिलेश जी के एजेंडा में क्या है, बता दीजिए। मैं समझता हूं कि जब हमारी यूपीए की सरकार केंद्र में रही, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय मिले, सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल मिले। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो हैं, उनका अगर बस चल जाए तो वो जो मॉल है, इस मॉल से एक सीढ़ी लगाएंगे चांद के लिए। वायदे करते हैं मोदी जी, काम कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी से पूछा जाए एजुकेशन का बजट क्यों घट गया, मोदी जी से आज पूछा जाए कि स्कॉलरशिप क्यों घट गई, मोदी जी से पूछा जाए कितनी यूनिवर्सिटी आपने उत्तर प्रदेश में बनाई पिछले 3 साल में। और यहाँ से नोटा का सवाल आया, मोदी जी को 3 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, नोटा की संख्या क्यों बढ़ गई? भाजपा की तरफ क्यों नहीं गए लोग? क्योंकि केवल वायदे करने से देश नहीं चलता है। किसान त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में,
मोदी जी से जानना चाहता हूं कि किसान की भैंस जो 80,000 की बिकती थी, आज वो 40,000 में कोई खरीदार नहीं है। रियल एस्टेट पूरी तरह से ठीक, आलोक जी ठीक, उद्योग पूरी तरह से चौपट है। ठीक, मुझे बताइए, एक और इन्होंने पूरा मोदी जी ने काम किया है। दिल्ली के ESI हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ था वो 3 महीने के लिए दिखावे के लिए आपने उत्तर प्रदेश में भेज दिया। ये मोदी जी के सारे जो दिखावे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को जमीन दिखाएगी इस बार। बोल लीजिए फिर आप बोलिएगा। कांग्रेस को काम नजर आता है 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले होते हैं तो इन्हें काम नजर आता है। इन्हें जनधन योजना, मुद्रा बैंक, इसके अगर हुआ तो मुझे बताइए, पेंशन योजना, काम नजर नहीं आता। मोदी सरकार ने इनकी तरफ से घोटाले नहीं किए तो इनको लगता है कि सर एक चीज तो बताइए, एक चीज प्लीज बात तो सुन लीजिए उनकी, थोड़ा सा रुकिए। सर मुझे एक चीज तो बता दीजिए आलोक जी, राहुल जी तो स्कैम को सेवा बताते हैं सर, तो जब स्कैम को सेवा बताते हैं सर तो जनता क्या उम्मीद करेगी फिर आपसे? देखिए क्या आपने हुआ तो है कि अखिलेश की परिभाषा भी बिगाड़ दी कल। देश की जो जनता है वो मोदी जी के तमाम जो नारे थे ना, 2S, 3S, 5S, उनसे ऊब चुकी है। आप जिस तरह से तमाम शब्दों की बाजीगरी करते हैं, वो शब्दों की बाजीगरी अब नहीं चलेगी। अब काम करके दिखाना होगा आपको। और राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सेवा की बात की है, वो बिल्कुल ठीक बात की है। मैं सवाल पूछता हूँ आलोक जी से कि 70 साल में तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का, अब ये बेड़ा गर्क उत्तर प्रदेश का पहले से ही है और करने आए हैं। समझता हूँ, नहीं बहुत अच्छा सवाल है। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बीजेपी का बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर सुन लेने दीजिए इनको उत्तर मिलना जरूरी है। आप बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? आलोक जी के बाद आप बोलिए। सुई नहीं बनती थी, आज हम मंगलयान तक पहुंचे हैं, ये कांग्रेस की देन है। 10 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, मोदी जी उनको अहमदाबाद से ट्रेन में बैठा के नहीं लाए थे, कांग्रेस की देन है ये। मैं जानना चाहता हूं, पर कैपिटा इनकम 1947 में 243 रुपए थी, आज 1 लाख रुपया है। ये मोदी जी का नहीं, कांग्रेस की देन है ये। आलू खेत में नहीं फैक्ट्री में पैदा करना चाहते हैं। 70 साल में इनकी उपलब्धि इतनी है। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, 100 रुपए। अच्छा सुनिए और 2 रुपए आलोक जी, मोदी जी आपसी झगड़ा छोड़ के इनको भी सुन लीजिए। बोलिए सर, क्या कह रहे हैं? देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दे पर भटकना ये ठीक नहीं है। मामला साहिवाबाद विधानसभा का है और बात हो रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से नोएडा में बहन जी ने 4 स्कूल खोले थे निर्धन बच्चों के लिए और 2 हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में बनाए थे जो एम्स की तर्ज पर बने हैं, ऐसे ही हॉस्पिटल और ऐसे ही स्कूल आपको गाजियाबाद में दिखाई देंगे। ये हमारी पार्टी का कहाँ दिखते हैं सर? बनाए जाएंगे। सरकार बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है और ये निश्चित रूप से गाजियाबाद में आपको अधिकारियों ने सुसाइड किया था। अच्छा, ये आइडिया उनको पहले नहीं आया था जब उनकी सरकार थी? पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी, नोएडा में बने थे, कई जगह बने थे और उसका जो यहाँ की जनता है वो नोएडा में उनका इस्तेमाल कर रही है। अगर आप लोग शोर करते रहेंगे तो ब्रेक लेना पड़ जाएगा, क्योंकि आप एक बात यकीन मानिए, जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं वो इनमें से किसी की बात नहीं सुन पा रहे होंगे इस तरीके से। जनता के सवाल लेंगे, लेकिन तब जब आप लोग एक एक करके बोलने को तैयार हो। और ऐसा ना हो कि उनसे सवाल पूछे तो वो कहीं कांग्रेस का एजेंट है, इनसे पूछे तो कहीं बीजेपी का एजेंट है। क्यों सर, सवाल पूछने जनता के सवाल ले लें। बोलिए, आप एक सवाल पूछ सकते हैं। सर, उन्होंने कहा कि भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है सीएम का, तो कांग्रेस के पास कहा था जो दिल्ली से बुलाना पड़ा शीला दीक्षित को, और फिर इसको इन्होंने रिटायर्ड हट करके गठबंधन कर लिया, चोर चोर मौसेरे भाई बनाए। ऐसा क्यों किया इन्होंने? कांग्रेस के प्रत्याशी क्या छापा भी पड़ा है, किस चीज का पड़ा पूछो आप लोगों ने शीला दीक्षित को बैकआउट क्यों करा लिया गठबंधन किया तो? अगर गठबंधन होगा तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार एक ही हो सकता है, स्वाभाविक है। आज हम अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी, आप बताइए, आप किसके चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? आपके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है,
आपको होर्डिंग पोस्टर में लगाने में 10-10 फोटोग्राफ चाहिए। मैं समझता हूँ बीजेपी की जमीन पैरों के नीचे से निकल चुकी है। सुनील शर्मा जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सुनील शर्मा जी को 2007 में बहुत बढ़िया वोटों से जिता के भेजा था। 5 साल में सुनील शर्मा जी ने क्या काम करा जो दोबारा नहीं आए? जो अगर काम किया होता तो दोबारा आते अगर काम किया होता तो दोबारा आते और काम नहीं किया। कितनी बढ़िया वोटों से जिता के 94,000 एक ही बार आती है, दोबारा नहीं आती। बताइए सर, आपने काम किया होता तो 2012 में दोबारा जीत के आते, वो कह रहे हैं 300 करोड़ के झूठे पैकेज के नाम पर खोड़ा की जनता को ठगा गया और केवल खोड़ा से 47,000 वोट पा करके कपट करके छल करके ये लोग जीत गए। और अब इसलिए जनता के सामने नहीं आ रहे कि जवाब क्या देंगे, जवाब कुछ है नहीं। अब भाग गए मैदान छोड़ करके। सवाल पूछा जाएगा कहाँ गए 300 करोड़, क्या हुआ खोड़ा कॉलोनी का, बताएं तो सही। मैं पूछना चाहता हूँ बीएसपी के कैंडिडेट थे पहले अमरपाल जी, क्या हुआ कि वो भाग गए? मैं ये कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ कि क्यों उन्होंने छोड़ दी, और बीएसपी से पूछना चाहता हूँ क्यों उन्होंने निकाल दिया। दोनों से सवाल है अमरपाल जी को लेके। अमरपाल शर्मा हमारी पार्टी से सिटिंग विधायक जरूर बने थे और अमरपाल शर्मा पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे। वो भाजपा के संपर्क में थे, भाजपा के केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के संपर्क में थे और वो हमारी पार्टी के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। ऐसा सिर्फ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती है जिन्होंने टिकट करने के बावजूद भी, उनका टिकट डिसाइड होने के बावजूद भी उनको पार्टी से निकाल दिया। धोखाधड़ी कैसे, मतलब नोटबंदी में धोखाधड़ी हो गई क्या कुछ? नोटबंदी में ये गलत है। अगर ऐसा है तो वो 2012 में भी बसपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे, फिर उन्होंने आपत्ति नहीं की। वो बसपा के टिकट पे विधायक बने तब उन्होंने आपत्ति नहीं की। इसका मतलब उनकी नीयत में खोट था। जी से बड़ी खफाई है और उन्हीं से मेरा सवाल है। अमरपाल शर्मा जी पिछले 10 साल से विधायक हैं सोननगर से, तो वो हमारे जब भी आते हैं वो वादा करके जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं एक बात का नहीं तो एक बाप का नहीं, और कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया उन्होंने। तो सीवर जैसी जो मेन समस्या है वो भी पूरी नहीं। तो उनकी तो पार्टी तय नहीं हो पा रही, उसके लिए जवाब दे किसको मानेंगे आप, बीएसपी को या कांग्रेस को? जब आपने वोट दिया था तब किस पार्टी में थे वो? आलोक जी जब वोट दिया था तो बसपा में थे, अब आपके हैं और उनका कहना है कि हमारा भरोसा तोड़ा है विधायक ने। देखिए दिक्कत क्या है, पूरे देश के अंदर बीजेपी तो कांग्रेस युक्त हो रही है और देश बीजेपी मुक्त हो रहा है। अभी बहुत सारे सवाल पूछे गए, मैं उनका सिलसिलेवार उत्तर देना चाहता हूं। मुझे केवल ये बता दीजिए, आपने कहा कि साहब यहाँ पर सीवर की समस्या बहुत है। अरे बताइए कॉर्पोरेशन किसकी है? बीजेपी की कॉर्पोरेशन है। यहाँ पर कॉर्पोरेटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेयर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जरा बताइए। अगर यहाँ पर जाम लग रहा है, नालियां नहीं बनी है, तो बीजेपी की कॉर्पोरेशन और सांसद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल सुनील शर्मा जी से है। बोलिए। सुनील शर्मा जी 5 साल पूरे बीत चुके हैं, आप 5 साल जनता के बीच में आए, एक बार भी आप इंद्रपुरा साहिबाबाद के अंदर जनता के बीच में? मैं तो जनता के बीच था इसलिए यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन जो वर्तमान जनता के बीच में रहे तो जीते क्यों नहीं? जो जनता के बीच में होगा वो आने की हिम्मत करेगा और जो जनता के बीच में नहीं है वो ऐसे गायब रहेगा। जनता आप देख सकते हैं इस वक्त 11 तारीख के चुनाव के लिए ऐसा लगता है पूरी तरह तैयार है, अभी कमर कस चुकी है। अच्छा रुक जाइए, हो गया मोदी हो गया। आप बताइए किससे सवाल है, आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं? शर्मा जी से पूछिए क्या सवाल है आपका? सर जब आज से 5 साल पहले जनता ने आपको मैंडेट दिया था, उस टाइम पे आप कहीं दिखाई नहीं दिए, और दूसरे में इस बार आधी से ज्यादा जनता यह नहीं जानती है कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन है। और कल आशु वर्मा जी का रोड शो हुआ है और कोई दिखने को नहीं आया है। और आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं वो। सुनिए शर्मा जी ये आरोप पहले भी लगा कि पहली बार जब आप विधायक बने थे उसके बाद अगर आप लोगों के बीच में जाते तो दूसरी बार हार क्यों जाते? बोलिए, आप जवाब सुनिए, बोलिए सर। 300 करोड़ का पैकेज खोड़ा के लिए घोषित किया गया चुनाव से ठीक पहले।
और 47,000 वोट एक ही जगह के लोगों के लूट लिए गए। जवाब तो सुन लो उनका। मूर्छा तो लक्ष्मण को भी आ गई थी धोखे से। अगर इन्होंने 5 साल काम किया है तो इनके प्रत्याशी आने चाहिए थे। ये अपने 5 साल का जवाब दे। पिछले 10 साल का 8 सालों से रह रहा हूँ। अमरपाल शर्मा को मैंने सिर्फ चुनावी दौर में देखा, एक बार भी कभी किसी की समस्या को सुलझाते हुए नहीं देखा। और दूसरी बात, जब इन्हें अपने पर इतना ही तरस था और गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ी? बताइए सर, विधायकों को लेके लोगों की बड़ी नाराजगी है। उनसे भी यही शिकायत थी, आप विधायक तो दिखते नहीं थे। सिटिंग विधायक से भी यही शिकायत है कि विधायक होने के बाद दिखते नहीं। बताइए सर। मैं समझता हूं कि जो भी विधायक जीते उसको क्षेत्र में रहना चाहिए। अगर सुनील जी नहीं दिखे तो सुनील जी को जनता ने आईना दिखाया है। अगर अमरपाल जी के ऊपर आरोप लगता है तो मैं समझता हूं कि जनता उनको बताएगी। लेकिन अमरपाल जी पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे और जीतेंगे। पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? मैं सुनील शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि जब विधायक जीत के आएंगे तो यहाँ जो कूड़े की समस्या है वो कैसे दूर करेंगे? यहाँ इतना कूड़ा फैला रहता है वो कैसे दूर करेंगे आप बताएं। मेरी सरकार आएगी, हम सरकार जमीन अधिग्रहण करके या खरीद कर या समझौते के आधार पर एक बड़ा कूड़ाघर गाजियाबाद के लिए बनाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहती हूँ कि चोर पहले भी थी दिल्ली में, क्या क्या गाजियाबाद में आके क्या गुंडा राज करेंगे? रोहित जी, मैं उत्तर दे दूं। महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुने। मोदी जी जब सत्ता में आए तो मोदी जी ने क्या नारा दिया था? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। मुझे बताइए, शासन में पर केंद्र उत्तर प्रदेश में मां और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। केवल ये बता, और आप उस दल के साथ चुनाव में क्या कहता है? आप मां बेटी की, बहन बेटी की रक्षा को कैसे बात कर सकते हैं? महिलाओं के रेप के केसेस मोदी जी के आने के बाद बढ़े। मोदी जी उत्तर दो। पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है सुनील शर्मा जी से, ये 150 लोग जो नोटबंदी के कारण मरवा दिए, आज भी पाकिस्तान से नोट आ रहे हैं 2-2 हजार के, तो क्या ये नोट बंद करने जरूरी थे? जो गरीब आदमी 150 लोग मारे गए। नोटबंदी का जवाब मैं संक्षेप में देना चाहता हूँ। जिस दिन से नोटबंदी हुई है कश्मीर में पत्थरबाज गायब हो गए। रोक दिया, प्रोग्राम रुक गया सर। आतंकवादियों की कमर टूट गई है। पाकिस्तान के नकली नोट के सप्लायर ने कूद करके आत्महत्या कर ली है। क्या ये कांग्रेस के लोग? एक बार रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। पत्थरबाजों के साथ है, क्या नक्सलवादियों के साथ है? क्या ये पाकिस्तानी फर्जी नोट के सप्लायर के साथ है? सर रिकॉर्डिंग रुक गई है भाई, रिकॉर्डिंग रुक गई है। हेलो, आप लोग शांत रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं प्रोग्राम यही बंद करना चाहता हूं। आप लोग अपने अपने घर जाएं। यही चाहते हैं ना आप लोग? और क्या? ये आपकी, मैं सीधी बात बता रहा हूं, ये आपकी पार्टी की रैली नहीं है। आपको जितना चिल्लाना हो मोदी मोदी, कल रैली है वहां चिल्ला लीजिएगा। ये हमारा जो भी है, अब ये हमारा प्रोग्राम है, हमारे हिसाब से चलेगा। अगर आप लोग नहीं कोऑपरेट करना चाहते तो आप लोग घर जाइए, हम प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। अरे कैंडिडेट कहीं भी है, उनका बंदा आया है ना। हाँ तो ठीक है, आप जाओ। सुनील जी ऐसे ही आपके समर्थक है। सुनील जी आपके समर्थक ऐसे ही है। ये किसी मेरे समर्थक नहीं है। जनता नहीं, आपके समर्थक है। ये जनता है, ये आपके समर्थक है। जनता ऐसे नहीं होती। ये मेरा नाम नहीं ले रहे। कह दो ना, जरा थोड़े पीछे तो हटना चाहिए सबको थोड़ा पीछे हटना चाहिए। ये यहाँ की जनता नहीं है, ये मैं समझ गया। मेरे साथ साथ जी न्यूज के तमाम दर्शक भी समझ गए कि आप लोग कितने काबिल हो।
साथियों, मेरा सबसे अपील है कि थोड़े शांति का दान दे। देखिएगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। भ्रष्टाचारी और गुंडे जेल के भीतर होंगे, भूमाफिया, प्लॉट पर कब्जे करने वाले, अवैध खनन करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले जेल में होंगे। आप सब पीछे हट जाइए और शांति का दान दीजिए। हेलो, अरे भैया एक बार हेलो, अरे सभी लोग एक बार साथ में प्लीज, ए रिक्वेस्ट सभी, हेलो, एक मिनट साथ में प्लीज। देखिए हम यहाँ पे चुनाव लेंगे, एक मिनट शांत हो प्लीज, एक मिनट शांत। हम लोग यहाँ पे सुनो, एक बात सुनिए, हम लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रतिनिधि खड़े कर रखे हैं, सवाल इनसे करेंगे, आप लोग शांत रहेंगे तभी सुनेंगे। एक तरफ तो आप लोग शिकायत करते हो कि नेताजी 5 साल दिखते नहीं है, जब आप सवाल पूछने का समय आया तो हल्ला मचा रहे हो, फिर कौन 5 साल आपके पास आएगा? एक तरफ तो आप लोग आरोप लगाते हो कि नेता साहब 5 साल दिखते नहीं, आज जब हम बुला के लाए हैं तो उनसे सवाल पूछने के बजाय आप लोग हल्ला मचा रहे हो। ये लगता नहीं कि हम लोग यहाँ पे मेरे आदमी थोड़ी है, जनता है। ये नेताजी कह रहे हैं आप लोग इनके आदमी नहीं हो, जनता हो, और जनता है तो ये जो इंदिरापुरम है यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, और लगता नहीं कि हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे व्यवहार से ऐसे लगता है। मैं 2 बार अपील कर चुका हूँ, ये है ना, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाएं ताकि डिबेट चलती रहे। देखिए नहीं हटते हैं, हमारे सब आराम से, अगर नहीं हटते हैं तो मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। सब लोग थोड़ा पीछे हट जाएं और पीछे मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। और आप देख लीजिएगा, ये आप तो यहाँ 200 लोग हो और ये प्रोग्राम पूरे साहिबाबाद, पूरे गाजियाबाद, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक देख रही है, क्या नतीजा होगा वो आप लोग देखना। तो वोटों की बारात का गाजियाबाद राउंड आज चल रहा है, जनता बड़े जोश में है, लोग चाहते हैं नेता उनके सवाल सुने लेकिन जनता उनके जवाब ना सुने। ऐसा कैसे चलेगा सर? नेताओं के जवाब भी तो सुनिए जब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ज्यादातर सवाल आलोक जी कानून व्यवस्था पर है। आपने सुना, महिलाओं की बात को सुना, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था का सवाल है, उधर से कानून व्यवस्था का सवाल है, उधर से कानून व्यवस्था का सवाल है। आपको लगता है कि दूसरे राज्य से तुलना करके आप अपनी कमीज सफेद बता देंगे कि नहीं देखिए हम तो पाक साफ हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके ऊपर एक सार्थक डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मैं केवल ये जानना चाहता हूँ 73 सांसदों में से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए पार्लियामेंट में एक ने भी सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या उन सांसदों का कोई दायित्व नहीं था? उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सांसद यहाँ से जिताकर भेजे, एक भी सवाल कानून व्यवस्था पर संसद के अंदर क्यों नहीं जूझ? सर, ये आज ही पता लगा कि राज्य की कानून व्यवस्था सांसद का मुद्दा होती है, हमें आज ही पता लगा आपके माध्यम से। चाहता हूँ, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या सांसद जो चुनकर भेजे थे क्या उनका कोई दायित्व नहीं? सर, आप तो दादरी पे भी मोदी मोदी का नारा लगाते हैं ना? घर वापसी गूंजता है, घर वापसी गूंजता है, लेकिन कानून व्यवस्था संसद में नहीं गूंजती है। कैराना गूंजता है लेकिन कानून व्यवस्था नहीं गूंजती है। मैं जानना चाहता हूं कि 73 सांसदों ने कितनी बार अखिलेश जी को पत्र लिखे? एक भी अगर पत्र लिखा हो तो मुझे बताइए। भाजपा अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकती। बोलिए सुनील जी। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, बिल्कुल मानता हूं, और राज्य में आपकी सरकार है। आप ये बताएं
आप ये बताएं कि क्या कानून व्यवस्था ठीक करी आपने? आपकी सरकार ने क्या प्रयास किए? या माँ बेटियों में होता है, या व्यापारियों की हत्या हो रही है, या सरेआम जेल दी जा रही है, या केरला और आंध्रा से पलायन हो रहा है, यहाँ सामूहिक रूप से हत्याएं हो रही है, या दलित की बेटी के साथ बलात्कार करके पेड़ पर लटका दिया जाता है, और आपके मुख्यमंत्री आप देखते हैं कि हम सवाल पूछेंगे तब आप जवाब देंगे। और बीजेपी तो गई, मोदी जी तो गए, बीजेपी बोले सरकार पूरी तरह से फेल है। चाहे दादरी कांड हो, बिसाड़ा कांड, चाहे बुलंदशहर में गैंगरेप हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, 480 दंगे अखिलेश सरकार में हुए, जिनका कोई भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से सारे प्रदेश की जनता जानती है कि कानून का राज सिर्फ बसपा के शासन में होता है, और बहन जी 5वीं बार सरकार बनने जा रही है, और निश्चित रूप से गुंडाराज समाप्त होगा। अच्छा, गाजियाबाद में 11 तारीख को वोटिंग है। एक काम करते हैं, शांति से सुनिए, यही लाइव वोटिंग करें क्या? यही लाइव वोटिंग करेंगे क्या? तो एक काम कीजिए, कितने लोग समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पे भरोसा करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग? तय कर लीजिए पहले ही, आप इधर हैं कि इधर हैं, किधर हैं? कितने लोग समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पे भरोसा करते हैं? हाथ उठाइए। रोहित जी, मीडिया इस तरह से रोहित जी, कितने लोग बीजेपी के वादों पे यकीन करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग पूरी तरह से लोकतंत्र का एक मजाक है, इससे कितने लोग बहुजन समाज पार्टी पे यकीन करते हैं? हाथ उठाइए। बस हो गया। कितने लोग बहुजन समाज पार्टी पे यकीन करते हैं? हाथ उठाइए। और कितने ऐसे लोग हैं जो इतने नाराज हैं, जो कह रहे हैं कि नोटा का बटन दबा के लौट के आएंगे? हाथ उठाइए। चलिए, कम से कम देश की जनता को तमाम शिकायतों और गुस्से के बावजूद लोकतंत्र में विश्वास है, अपनी ताकत में विश्वास है। तो आपका वोट आपकी ताकत है। आपका जो गुस्सा आज यहां पर दिखाई दे रहा है इन सवालों में, उसको अपने वोट में तब्दील कीजिए, अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। गाजियाबाद से आज वोटों की बारात में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिया